जय हिंद। स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे दाब या फ्रेशर के बारे में। दाब को दैनिक दिनचर्या में आपने काफ़ी बार सुना होगा, जैसे कि एग्जाम का फ्रेशर, कार्य का फ्रेशर, नौकरी का फ्रेशर, ऑफिस का फ्रेशर। इसी प्रकार से आपने सामान्य भाषा में दाब को खूब सुना होगा, खूब आपने इसको महसूस भी किया होगा। लेकिन विज्ञान की परिभाषा के हिसाब से दाब क्या होता है, तो समझते हैं इसकी परिभाषा से। परिभाषा थोड़ा देखते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल पर, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। किसी भी एकांक क्षेत्रफल, जैसे कि एक एरिया है, क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के ऊपर एक बल लगाते हैं तो परिणाम में जो प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, दाब या फ्रेशर। जैसे कि एक बलून है, इस बलून के ऊपर मैं बल लगाऊंगा तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, इसका आकार चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या जनरेट हो रहा है, फ्रेशर जनरेट हो रहा है, दाब जनरेट हो रहा है। तो किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं हथेली। इस हथेली को एकांक क्षेत्रफल मान लिया और इस पेन के द्वारा इस हथेली पर मैं बल लगाऊंगा तो जो मुझे परिणाम के तौर पे प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, दाब या फ्रेशर। अब दाब की एसआई यूनिट या एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहां से भी एग्जाम में आपका प्रश्न आता है। अब इस न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को कहा क्या जाता है, तो आंसर आएगा पास्कल। एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है आपको कि दाब का एसआई मात्रक बताइए, तो आंसर आता है पास्कल। इसे कैपिटल पी और स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दाब का सूत्र होता क्या है, दाब P बराबर F बटे A। दाब P बराबर F बटे A ये दाब या प्रेशर का सूत्र होता है। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण निकल कर आती हैं। पहली बात है P समानुपाती F। P समानुपाती F का मतलब होता है कि यदि आप बल को बढ़ाओगे, यदि आप किसी वस्तु के ऊपर बल को बढ़ाते हो तो जैसे जैसे आप बल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे दाब भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि मान लीजिएगा ये हथेली है, इस हथेली के ऊपर मैं इस पेन से जैसे जैसे बल बढ़ाऊंगा तो बल बढ़ाने पर हथेली के ऊपर क्या बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा। मतलब बल बढ़ाने पर दाब बढ़ता है, बल समानुपाती होता है दाब के। दूसरा पॉइंट है P व्युत्क्रमानुपाती 1/a। P व्युत्क्रमानुपाती 1/a का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यदि क्षेत्रफल को कम करें, यदि क्षेत्रफल को कम करते हैं तो दाब उसके उल्टे बढ़ता है, और यदि क्षेत्रफल को ज्यादा करूं तो दाब कम होता है। थोड़ा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु जिसका आधार या बेस नुकीला है और दूसरी वस्तु जिसका आधार या बेस थोड़ा क्षेत्रफल में ज्यादा है। इस नुकीली वस्तु का क्षेत्रफल कम है जबकि इस बेलनाकार वस्तु का क्षेत्रफल ज्यादा है। अब आप खुद समझें कि यदि मैं इन दोनों वस्तुओं से किसी अन्य वस्तु के ऊपर मैं बल लगाऊं तो ज्यादा बल किसके द्वारा लगेगा, नुकीली वस्तु के द्वारा। क्यों लगेगा? क्योंकि नुकीली वस्तु का क्षेत्रफल क्या है, कम। तो जिस वस्तु का क्षेत्रफल कम होता है उस वस्तु के द्वारा दाब ज्यादा लगता है। मतलब दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा लगेगा और क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब कम लगेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। दाब P बराबर F बटे A होता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे क्या कहा जाता है, पास्कल। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P और स्मॉल a से। दाब एक अदिश राशि है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। दाब एक अदिश राशि है, मतलब इसमें परिमाण की तो आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती। वे राशियां जिनमें
परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है सदिश राशियां, और जिन राशियों में परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती उन्हें कहा जाता है अदिश राशियां। तो दाब किस प्रकार की राशि है? आंसर आएगा अदिश राशि। अब आगे बढ़ते हैं। अब दाब पढ़ चुके हैं कि किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। दाब एक अदिश राशि है, ये भी हो गया। अब आगे पढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो वायुमंडल में उपस्थित जितनी भी वायु है उन वायु के द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले दाब को, वायुमंडल में उपस्थित वायु द्वारा किसी भी वस्तु पर लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक तो बार आएगा, यहां से भी एग्जाम में खूब प्रश्न आता है। वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक है वो एसआई मात्रक होता है बार। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक होता है बार, और दाब का एसआई मात्रक पूछे तो पास्कल। दोनों में ध्यान रखना है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है जबकि वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। अब वायुमंडलीय दाब समझ चुके हैं। जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। एग्जामों में खूब प्रश्न आता है कि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है या घटता है, तो आंसर आता है ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। अब वायुमंडलीय दाब के घटने के कारण, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब के घटने के कारण काफी सारी घटनाएं होती है दैनिक दिनचर्या में। उन घटनाओं से संबंधित प्रश्न एग्जामों में आते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल में बताने की कोशिश करता हूं। यदि कोई व्यक्ति वायुयान में बैठा है तो उस व्यक्ति की जेब में रखी फाउंट पेन से शाही रिस जाती है, ये इसका पहला एग्जाम्पल। दूसरा इसका एग्जाम्पल है कि ऊंचाई पर जाने पर नाक से खून आने लगता है। तीसरा इसका एग्जाम्पल है जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो श्वास लेने में तकलीफ होती है। पहाड़ों या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खाना पकाने में तकलीफ होती है। ये काफी सारे एग्जाम्पल है दैनिक दिनचर्या में जो कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है और उसके कारण ये सामने आती हैं। तो सभी घटनाओं को एक के बाद एक समझने की कोशिश करते हैं क्यों ऐसा होता है, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से ये चीजें याद रहे तो आप इनसे संबंधित प्रश्नों को गलत ना करें। जैसे कि पहला है वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहले तो कारण समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक इमेज दे रखा है। इस इमेज में ये जो कांच का बर्तन है इसमें मैंने पानी भर दिया, वाटर भर दिया। अब इसमें 3 पाइप लगा देते हैं, ये ए वाला, ये बी और ये सी। नीचे जो सबसे नीचे का पाइप ए है इसकी ऊंचाई क्या है? सबसे कम है। ऊंचाई कम है तो इसके ऊपर दाब सबसे ज्यादा लगेगा, तो उसके कारण दाब या प्रेशर ज्यादा लगने के कारण ये पानी को कहाँ फेंक रहा है? ज्यादा दूरी पर, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है तो पानी को ज्यादा दूरी पर फेंकेगा। अब बात करते हैं पाइप नंबर बी की। पाइप नंबर बी ए से ऊपर जबकि सी से नीचे है। तो मैंने बताया कि जैसे ही वायुमंडल में ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम। वायुमंडलीय दाब कम हुआ तो ये जो पाइप नंबर बी है ये एक की अपेक्षा कम दूरी पर पानी फेंकेगा। ठीक। अब तीसरा पाइप है सी, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है और सबसे ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसमें वायुमंडलीय दाब क्या है? कम लगेगा। जब वायुमंडलीय दाब कम लगेगा तो इस पर लगने वाला प्रेशर भी कम होगा। प्रेशर कम होगा तो ये पानी को सबसे कम दूरी पर फेंकेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस चित्र से भी आपको और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पहला व्यक्ति सबसे नीचे, ये दूसरा व्यक्ति, ये तीसरा और ये चौथा, और इसके सिर पर है एयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। अब आप थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करें कि 4 व्यक्ति जो एक के ऊपर एक खड़े हैं, इन व्यक्तियों में से किस व्यक्ति के ऊपर वायुमंडलीय दाब सबसे ज्यादा लगेगा। तो आप आराम से बता सकते हो कि सर पहले नंबर के व्यक्ति पर वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये सबसे नीचे है। दूसरे व्यक्ति पर इससे कम दाब, तीसरे व्यक्ति पर इससे कम दाब और चौथे व्यक्ति पर इससे कम दाब। चौथे व्यक्ति पर दाब तो लगेगा लेकिन किसकी अपेक्षा कम? इन तीनों व्यक्तियों की अपेक्षा कम, क्योंकि ऊंचाई बढ़ती जा रही है तो दाब भी कम होता जा रहा है। दाब बढ़ेगा नहीं, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी दाब क्या होता जाता है? कम होता जाता है।
अब इसके एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं दैनिक दिनचर्या में कि जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण से क्या क्या घटनाएं दैनिक दिनचर्या में घटती हैं। जैसे पहला दे रखा है, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंट पेन से स्याही रिस जाती है। अब इस फाउंट पेन में एक यहाँ पर एयर फ्रेशर का एक वाल्व लगा रहता है। इस फाउंट पेन में एक रबर का वाल्व लगा रहता है, जिसका कार्य क्या रहता है? उसका कार्य रहता है कि जो वायुमंडलीय दाब है, उस वायुमंडलीय दाब के कारण ये जो पेन का वाल्व है ये कहाँ आता है? नीचे आता है, ठीक है, जिसकी वजह से फाउंट पेन की स्याही नीचे की ओर आती है, ऊपर नहीं जाती, कहाँ आती है? नीचे की ओर। लेकिन जैसे व्यक्ति वायुयान में बैठता है तो वायुयान में बैठने के कारण व्यक्ति कहाँ चला गया? ऊंचाई पर। ऊंचाई पर जाएगा तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम। वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो ये जो वाल्व लगा रहता है ये वाल्व कहाँ चला जाएगा? जिसके ऊपर दाब कम लगेगा, जिससे पीछे की ओर चला जाता है और स्याही कहाँ चली जाती है? बाहर निकल जाती है। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा है, ऊंचाई पर जाने पर व्यक्ति के नाक से खून निकलने लगता है। थोड़ा सा बायोलॉजी से संबंधित टॉपिक है, समझने की कोशिश करते हैं। अपनी जो धमनियां और शिराएं हैं, तो हार्ट या जो हृदय है वो हृदय शुद्ध रक्त को कहाँ लेकर जाता है? शरीर की ओर। अब हृदय क्या करता है? हृदय अपने जो रक्त है उस पर दबाव डालता है, प्रेशर लगाता है, ताकि शरीर के प्रत्येक अंगों तक रक्त अच्छे से बह जाए। अब ईश्वर ने इस प्रकार की संरचना बनाई है कि हृदय के द्वारा लगाया जाने वाला दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों ही बराबर रहते हैं, इक्वल रहते हैं, जिसके कारण से ना तो धमनियां चिपकती है और ना ही धमनियां फटती हैं। लेकिन इसके अपोजिट, ऊंचाई पर जब जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। अब वायुमंडलीय दाब कम हुआ, लेकिन जो हृदय है उसके द्वारा पंप करने की जो स्पीड है वो वही की वही है, जिसके कारण से धमनियों के बाहर की ओर जो दाब था वो दाब कम हो जाएगा और अंदर की तरफ हृदय जो दाब लगा रहा है वो ज्यादा हो जाएगा, जिस कारण से धमनियां फट जाती है और कभी कभी गर्मी के दिनों में या ऊंचाई पर जाने पर नाक से खून आने लगता है। अगला, ऊंचाई पर जाने में सांस लेने में तकलीफ होती है। यह भी मैं जब आपको श्वसन पढ़ाऊंगा उस समय अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन किस प्रकार से होता है वहां पर पूरी क्रियाविधि आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ पर इतना ध्यान रखें कि ऊंचाई पर जाने पर सांस लेने में तकलीफ होती है। थोड़ा सा मैं बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। होता क्या है, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, अब ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, तो वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से जो शरीर के अंदर फेफड़े हैं उन फेफड़ों का जो दाब है वो दाब क्या हो जाता है? ज्यादा, और बाहर का दाब क्या है? कम। हवाएं हमेशा कहाँ से कहाँ चलती है? अधिक दाब से कम दाब की ओर। तो जब आप श्वास लेते हो तो श्वास लेने पर फेफड़े के अंदर का दाब ज्यादा है और वायुमंडलीय दाब कम है, तो श्वास को आप ले जाना अंदर चाहते हो, लेकिन अंदर फेफड़ों के अंदर का जो दाब है वो दाब ज्यादा होने के कारण हवाएं अंदर ना जाकर कहाँ जाना चाहती है? बाहर की ओर, जिस कारण से आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हो तो आपको श्वास लेने में तकलीफ होती है। अगला एग्जाम्पल है, पहाड़ों पर खाना पकाने में कठिनाई होती है। प्रेशर कुकर क्या काम करता है? वो खाने के ऊपर दाब बढ़ाता है, दाब बढ़ाने से खाना जल्दी पक जाता है। लेकिन यदि इस प्रेशर कुकर को आप ऊंचाई पर जाकर किसी पहाड़ के ऊपर रख दो, पहाड़ के ऊपर रखोगे तो वहां पर वायुमंडलीय दाब कम है, वायुमंडलीय दाब कम है तो दाब भी कम लगेगा कुकर के ऊपर। अब जब कुकर प्रेशर कम बनाएगा तो स्वाभाविक सी बात है खाना क्या बनेगा? लेट बनेगा, देरी से बनेगा। अब अगला एग्जाम्पल, गर्मी के दिनों में पेन से स्याही निकल जाती है। इस प्रकार का चित्र बचपन में आपने काफी देखा होगा। आपकी शर्ट खराब हुई होगी, किसके कारण? स्याही निकलने के कारण। पहले जो पेन आती थी उन पेन के अंदर जेली नहीं होती थी। आजकल की जो पेन आती है, जो रिफिल होती है, उस रिफिल के अंदर एक जेली नुमा पदार्थ भरा रहता है। वह जेली नुमा पदार्थ करता क्या है? वह स्याही को पीछे की ओर नहीं आने देता है। अब पहले यह टेक्निक नहीं थी, रिफिल जो सस्ती वाली पेन आती थी उसमें जेली नहीं भरी रहती थी, जिसके कारण से वो जो स्याही है उस स्याही पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब कम हो जाता था और स्याही नीचे ना जाकर कहाँ आ जाती थी? पीछे की ओर, और अपनी शर्ट की जो जेब है वो खराब हो जाती थी। अगला, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। प्रश्न आता है वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। बैरोमीटर का एक कार्य और है मौसम का पूर्वानुमान लगाने में। कब वर्षा होनी है, कब मौसम साफ रहेगा, कब आंधी आएगी, कब तूफान आएगा,
इस प्रकार की पूर्वानुमान लगाने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, पहला प्रश्न तैयार। दूसरा, बैरोमीटर का उपयोग मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाने में भी किया जाता है। कब कब बैरोमीटर से अनुमान लगा सकते हैं? तो देखें, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाता है, अचानक नीचे गिर जाता है, तो उस क्षेत्र में आंधी या तूफान आने की संभावना होती है। दूसरा, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो उस क्षेत्र में वर्षा होने की संभावना होती है। और जस्ट इसका अपोजिट, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो उस क्षेत्र में मौसम साफ होने की संभावना होती है। आज फिजिक्स का टॉपिक था दाब। उम्मीद है आपको दाब समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इसको शेयर करें व साथ ही साथ सब्सक्राइब करें उत्कर्ष एकेडमी पचोर के यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत।